एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अ पाई बॉन्ड। ये क्या होते हैं भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? मतलब अरे यार ए समझो कोई एक एटम है और इसके टकले पर क्या है? इसके टकले पर लोन पेयर्स हैं, है ना? ये लोन पेयर्स जब जाते हैं पाई बॉन्ड के साथ इंटरैक्शन करने के लिए तो इन्हें कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तब नहीं कहा जाता, ये वैसे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के लिए यूज नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का यहां पर ये वाटर है तो इसके पास में दो लोन पेयर्स होते हैं भाई। क्या इन्होंने बॉन्ड बनाया है? नहीं, इसीलिए इन्हें क्या कहा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब इनका किस्सा देखते हैं, किस तरीके से यहां पर रिएक्शन होती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं। देखो, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे CH बॉन्ड, यहां पे NH2। अब NH2 के टकले पर यहां पे लोन पेयर होते हैं, बोलो यस। अब ये लोन पेयर्स इस पाई बॉन्ड की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। लोन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेज दिया भाई। जैसे ही इन्होंने यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, ये बॉन्ड टूटकर इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के टकले पर फेंक दिए। अब जैसे ही ये चीज हुई, अब जो नया बॉन्ड यहां पर बन रहा था, देखो किस तरीके से यहां पर CH2 वैसा का वैसा निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास दे दिए हैं। उसके बाद यहां पे है सिंगल बॉन्ड, यहां पे फिर से होगा CH, इधर आएगा डबल बॉन्ड विथ NH2। मुझे ये बताइए कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन मात्र 3 बॉन्ड बना सकता है, तभी वो खुश रहता है। क्या उसके ऊपर अगर वो बॉन्ड बना दे, यानी 4 बॉन्ड बना दे, तो क्या वो स्टेबल होता है? नहीं, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस नाइट्रोजन के टकले पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया भाई पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बना लिए, अपनी हैसियत से ज्यादा कर दिया है, तो दुख तो होगा ही, दर्द तो होगा ही, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके आते हैं, 1 एंड दिस इज सेकेंड। यदि हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड यहां पर कुछ इस तरीके से होगा। इसका यहां पर होगा CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड NH2। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर भी था और यहां पर तो है। अगर हम लोग चार्जेस की बात करें तो यहां पर है डेल्टा नेगेटिव और यहां पे है डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर बात है? तो यह है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां लिख देता हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास में यहां पर CH2 है, यहां डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहां C, यहां डबल बॉन्ड O और यहां ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हम यहां इस ऑक्सीजन के टकले पर जो लोन पेयर है, अच्छा यहां पर एक है कि दो है? 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि मात्र एक लोन पेयर ही वहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा लोन पेयर होने के बावजूद वो वहां पे बस दिखावे के लिए होता है। ठीक है, जैसे होता है ना हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग, तो ये दूसरा जो लोन पेयर है ये इसके बस दिखाने के दांत है। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर गए यहां, जैसे ही ये लोन पेयर गए यहां, कार्बन बेचारा पागल हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन बनाता है सिर्फ 4 बॉन्ड। जैसे ये लोन पेयर यहां घुसे तो यहां पर तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस कार्बन ने क्या किया? इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर कर दिया और इस कार्बन के ऊपर फेंक दिया। तो अब नया स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा? देखो भाई, CH2 यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन और यहां पे अब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन के टकले पर अब आएगा चमचमाता पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ओवर स्मार्ट बनने की ये कोशिश कर रहा था, है ना? 2 बॉन्ड बनाए, खुश था ना, तो फिर काहे बनाया तीसरा बॉन्ड? है देखो, यहां पर ऑक्सीजन स्टेबल कब होता है? जब वो 2 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए H2O बना है 2 हाइड्रोजन के साथ।
अगर वो तीसरा बॉन्ड बना ले तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी जब आती है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो भैया पहले आता है। ठीक है, तो यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के टकले पर। ये है इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये पहला और ये है दूसरा। आइए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेते हैं। देखो यहां पर है CH2, इस पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, यहां कार्बन, यहां डबल बॉन्ड और यहां ऑक्सीजन। ठीक है, अब नए बॉन्ड्स कहां कहां बने, यहां बना है और यहां बना है। डेल्टा पॉजिटिव यहां बना है और डेल्टा निगेटिव यहां बना है। राइट, ये क्या है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर बात है। और ये क्या है, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन दोनों एग्जाम्पल को एकदम बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में लिख लो और खुद से करके देखना है। रेजोनेंस जो भी हो रहा है खुद से करके देखना है, इसलिए मैं इतने एग्जांपल ले रहा हूं कि एक दो आप देख लो, उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करो। मैं तो आपको करके दिखा ही रहा हूं, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज आपने करनी है। जब भी आप रेजोनेंस करते हैं तो एकदम इत्मीनान से, शांति से, आसपास में जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करिए और शांति से करिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक यहां पे पूरा आंसर गलत कर देगी। और है बहुत ईजी, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, बहुत इजी। आप देख रहे होंगे कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं। राइट, खेल खेल में सारा हो जा रहा है, पास इन द पास चल रहा है, बस इलेक्ट्रॉन्स इधर के उधर जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से अपने बुक में लिखिए, नोट करिए, उसके बाद और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं भाई, और अल्कोहल ले लेते हैं एक। देखो यहां पर एग्जांपल कौन सा अपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, ये है C। ओके, ध्यान से देखना है। हमारे पास यहां पर एक मॉलिक्यूल है जो कि एक अल्कोहल है, OH, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन के टकले पर तो लोन पेयर है ही, एक नहीं दो है, और हमें पता है कि मात्र एक लोन पेयर यहां पर जाएगा। कहां, रेजोनेंस में। दूसरा दिखाने का है बस, जाएगा नहीं। तो किस तरीके से यहां पर हो रहा होगा ट्रांसफर, ये जो लोन पेयर है, चाहे भी किसी को ले लो आप, ये लोन पेयर यहां गए, जैसे ही यहां गए ये डबल बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर थोप दिए। अब जैसे ही ये चीज हुई, क्या बना, इस तरीके से यहां पे OH, डबल बॉन्ड इधर बन चुका है। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3। कितने बनाने के बाद खुश रहता है वो, 2। तो क्या अभी वो खुश है, नहीं, तो क्या हो गया, दुखी है। पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। राइट, ओके, नेगेटिव चार्ज कहां आया, यहां पर। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अब इस कार्बन के माथे पर है और यहां पे डबल बॉन्ड वैसा का वैसा। अब क्या होगा, अब ये जो डबल बॉन्ड है, या फिर हम कहेंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डालेगा और ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां कार्बन के माथे सौंप देगा। ठीक है, तो अब नया स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, तो देखो ध्यान दो, यहां पे इस तरीके से हमारा नया वाला, देखो डबल बॉन्ड तो यहां पे है ही, यस और नो, डबल बॉन्ड तो यहां पर है ना। ओके, अब यहां पर आया डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आ गई, बोलो। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हमने बना लिए हैं, 1, 2 एंड 3, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेते हैं। इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं भाई, आ जाइए आप यहां पर। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका किस तरीके से होगा, देखो OH डबल बॉन्ड सब जगह घुमा है, यहां पे आएगा डेल्टा निगेटिव, यहां पे आएगा डेल्टा निगेटिव और यहां पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या है इसका, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसे नोट करो। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पर एनिलीन। एनिलीन क्या है आपको पता है, ये कौन सा एग्जांपल है हमारा, डी है ना। हाँ, एनिलीन होता है बेंजीन रिंग को लगा हुआ NH2, और हमें पता है नाइट्रोजन के टकले पे होते हैं एक लोन पेयर, तो यहां पर बना देते हैं लोन पेयर्स। तो क्या होगा अब यहां पर, ये जो लोन पेयर है, मतलब कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, ये जाएगा यहां, जैसे ये जाएगा यहां, ये अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर सौंप देगा। जो नया स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखेगा, देखिए यहां पर आपकी बेंजीन रिंग,
यहां पे नया निगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड वैसा का वैसा इधर भी, और यहां पे बन चुका है NH2 के साथ डबल बॉन्ड। और क्योंकि नाइट्रोजन मात्र 3 बॉन्ड बना के खुश रहता है, लेकिन यहां पे उसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहां पे आएगा एक चमचमाता पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब देखो भाई क्या होगा यहां पर, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा यहां। अच्छा, वापस क्यों जा रहा है? वापस मत जा, अभी तेरा लंबा सफर है। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, और ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन तोड़कर यहां इस कार्बन के ऊपर दे देगा। ठीक है, तो अब जो नया हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। यहां पर डबल बॉन्ड, नया डबल बॉन्ड कहां बना भाई? नया डबल बॉन्ड यहां बन गया है, और इधर आ गया है नेगेटिव चार्ज, यहां पे है डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड NH2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एकदम स्लो जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना है। स्लो क्यों जा रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर इस पर्टिकुलर कार्बन पे दे देगा। अब जैसे ही ये चीज करेगा तो एक नया यहां पर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब ऐसा एरो मत दे देना एग्जाम में, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, एरो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या बन जाएगा, ये यहां पर आपकी बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड यहां पर, नया डबल बॉन्ड बना यहां, नेगेटिव चार्ज आया यहां, और ये डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अभी भी है नाइट्रोजन के टकले पर। क्या इसके बाद में और भी कुछ मामला बचा है? तो जी हां, बचा हुआ है। क्या मामला है? ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस नाइट्रोजन को दे देगा, और नाइट्रोजन हो जाएगा अब स्टेबल। जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब यहां से चला जाएगा। तो यहां पे बन गया बेंजीन रिंग। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, और ये डबल बॉन्ड यहां, इधर बन गया NH2। क्या बात समझ में आ गई? अब इसे और इसे देखिए, आप देख रहे होंगे सिर्फ ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये यहां पर शिफ्ट हो गए, राइट? इधर का इधर आ गया, इधर का इधर, इधर इधर, ऐसे। लेकिन एक्चुअली कुछ इस तरीके से सारी प्रोसीजर वहां पे होती है। तो 1 2 3 4 यहां पे इतने सारे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब बात करें इसके हाइब्रिड की, तो कुछ इस तरीके से ये होता है। देखो, ये रहा बेंजीन रिंग, यहां पे आया हमारा NH2। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहां कहां गया? क्या यहां आया? हां भाई आया था। क्या यहां पे था? जी हां, सारे रिंग में था। कुछ इस तरीके से डेल्टा नेगेटिव चार्ज कहां आया था? यहां पर। उसके बाद इस ऑर्थो पोजीशन के बाद यहां पैरा पोजीशन पे भी डेल्टा नेगेटिव आया था, और इस ऑर्थो पोजीशन पे भी डेल्टा नेगेटिव आया था। तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और ये हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या यहां पर जो क्लोरोबेंजीन है, जो फ्लोरोबेंजीन है, आइडोबेंजीन है, क्या उसमें भी ऐसा ही होता है? जी हां, ऐसा ही होता है। उसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले फटाफट से नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे लेंगे हम क्लोरोबेंजीन का। अच्छा चलो एक्स ले लेते हैं, चाहे आप वहां पर कोई भी हैलोजन लगा लो। तो एक्स क्या है भाई? यहां पर ये है ई। एक्स क्या है? अच्छा, एक्स ऐसा नहीं लिखेंगे हम, एक्स ऐसा लिखेंगे, और ये हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेंजीन रिंग खुद करके देखना है आपको। अब ये मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसे नहीं बना सकते, तो इसीलिए मैं खुद कर रहा हूं, होमवर्क नहीं दे रहा हूं। यहां पर देखो, तो यहां पर बन गया एक एक्स के साथ बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, ओके। क्लोरो रहा तो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन रहा तो फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन रहा तो आइडोबेंजीन, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमोबेंजीन, ऐसा इसका नाम है। अच्छा, अब होगा क्या? क्या इसके पास लोन पेयर है? अरे भैया, यहां पर लोन पेयर की भरमार है। यहां पर 2 नहीं 3 लोन पेयर्स हैं, लेकिन बाकी के 2 दिखाने के हैं और खाने के सिर्फ 1। तो यहां पर एक ही मात्र लोन पेयर ट्रैवल करेगा, ये जाएगा यहां, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो नया स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, नेगेटिव चार्ज आया यहां, और डबल बॉन्ड यहां पे बन गया एक्स, एक्स के माथे पर आया पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से देखिए, हैलोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन किसी और क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो एक ही बॉन्ड बनाते हैं ये लोग, राइट।
अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या ये फिर से ट्रैवल करेगा? हाँ हाँ, यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। अभी तो किया हमने, याद करिए। अब ये बेंजीन रिंग, ये रहा नया डबल बॉन्ड, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पुराना डबल बॉन्ड, और ये रहा अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बनाया था पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो ये एक और स्ट्रक्चर। अब क्या फिर से यहां पे होगा? अरे सबको पता है भाई, अब तो आ गया होगा। अब तो आप यहां पर प्रो बन चुके होंगे इस चीज में, इस तरीके से। तो देखो नेक्स्ट, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड, नया डबल बॉन्ड बना यहां, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज आया यहां, इधर डबल बॉन्ड एक्स, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज का फिर से इसी तरीके से होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड टूट के अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा एक्स पर, एक्स को कर देगा पॉजिटिव, और फाइनली एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। यही बना ले इसे, और डबल बॉन्ड यहां पे एक्स, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अच्छा, यहां का डबल बॉन्ड हट चुका है, यहां पे आएगा सिंगल बॉन्ड एक्स, अब ये स्टेबल है, और इधर आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, यहां पर सिर्फ ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये रहे सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा जा रहा है तो क्या होगा रेजोनेंस हाइब्रिड? बोलो भाई, इस तरीके से, राइट, यहां पे एक्स और इस तरीके से। डेल्टा पॉजिटिव आया यहां, डेल्टा नेगेटिव आया ऑर्थो पे, पैरा पे, और इस ऑर्थो पे। तो ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, आर एच। बाकी सब क्या थे? आर एस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब शायद ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी अलग अलग तरीके से जो हमने करी है ये खत्म हो गई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, अभी और है। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद देखते हैं अगला हिस्सा इस स्टोरी का। आपको पता है रेडिकल मतलब क्या होता है? रेडिकल मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अभी हमने जो देखा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे थे। तो रेडिकल मतलब यहां पर मात्र एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, क्या होता है, यहां पर देखेंगे। मूव अ सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल जिसे हम कहते हैं, टुवर्ड्स अ पाई बॉन्ड। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास यहां पर है CH2, यहां पे है डबल बॉन्ड, यहां पे है CH, यहां पे है सिंगल बॉन्ड, यहां पे है CH2 विद अ रेडिकल। ठीक है, अब होता क्या है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर मैं कहूं कि इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां ले जाना चाहता हूं और इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां डालना चाहता हूं, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या यहां पे एक नया बॉन्ड बन सकता है? जी हां, बिल्कुल बन सकता है। तो यहां का क्या होगा, यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो वह एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर नजर आता है। नया स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बनेगा। यहां पर होगा CH2, यहां पर एक लोन पेयर के जगह अब एक अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है तो यहां पर होगा ये एक रेडिकल CH, यहां पे बन गया डबल बॉन्ड और यहां पे है CH2। ठीक है, तो ये रेडिकल जो पहले यहां था अब वो इस कार्बन पे आ गया है। मतलब देखने से हमें तो ऐसा ही लगेगा कि भैया यहां का यहां है, राइट। यहां पे ट्रांसफर वैसा ही हो रहा है जैसे एक नेगेटिव चार्ज का होता था, लेकिन बस यहां पे शर्त यह है कि मात्र एक रेडिकल यहां पे जाता है, सब नहीं। ठीक है, तो ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। अब देखते हैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, यहां पे आएगा डेल्टा रेडिकल। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा रेडिकल और यहां पे आएगा डेल्टा रेडिकल। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ इस तरीके से ये होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर
इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है और यहां पे है CH2, इस CH2 के ऊपर है एक रेडिकल, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, देखो भाई, ये रेडिकल इधर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखना है, राइट। यहां पे CH2, यहां पे बन चुका है डबल बॉन्ड, एक रेडिकल जो बचा है इस बॉन्ड का वो इस कार्बन पे होगा, तो यहां पे आया रेडिकल, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, वैसा का वैसा। अब क्या होगा, अब इसके एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक रेडिकल यहां जाएगा और एक यहां, कुछ इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहां। अब जो नया स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखेगा, मैं यहां पे, कहां पे बनाऊं इसे, यहीं पे बनाता, ठीक है। देखिए भाई, ऐसा आरो मत बनाना, ये मैं बना सकता हूं सिर्फ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहां पे है CH2, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे बन गया है नया डबल बॉन्ड और एक रेडिकल अब यहां पे आ चुका है। तो जो रेडिकल पहले यहां था अब वो कहां आ गया, इधर आ गया, राइट। तो ये तीनों इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो हाइब्रिड कुछ इस तरीके से होगा, इसका देखो, यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां यहां यहां, कुछ इस तरीके से। डेल्टा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, रेडिकल आएगा भैया, यहां पे भी रेडिकल। तो ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड और ये है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आ गया होगा। बाकी जितने भी हमने करे हैं उससे थोड़ा सा है ना, इतू सा कॉम्प्लिकेटेड ये है, लेकिन इतना नहीं है, ये भी आसानी है, हमें बस यहां पे रेडिकल की शिफ्टिंग करनी है। तो करिए भाई इसे फटाफट नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट। यहां पे है हमारे पास में बेंजीन रिंग, इसे लगा है यहां पर CH2, ये रेडिकल इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, बड़ा पेचीदा मामला है ये, तो देखो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये रेडिकल जाएगा यहां, ये रेडिकल जाएगा यहां। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, रेडिकल का जब हम ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे हम एक इस तरीके से एरो यूज करते हैं, फिश हुक, इसे हम कहते हैं फिश हुक, ठीक है, याद रखना। ओके, अब नया स्ट्रक्चर जो बना होगा वो किस तरीके से दिख रहा होगा, ये है हमारे पास में बेंजीन रिंग, ठीक है। एक रेडिकल अब यहां होगा, जैसे नेगेटिव चार्ज के साथ किया था हमने, है ना, मतलब कि जैसे कि हमने लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया था, बस वैसा ही सेम होता है। यहां पे डबल बॉन्ड CH2 हो चुका, यहां पे और यहां पे, क्लियर बात है। अब क्या होगा, अब ये इधर और ये इधर, ठीक है, इस तरीके से नया स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो यहां पर आप देखेंगे एक बेंजीन रिंग जिसमें कि नया डबल बॉन्ड बना है यहां, लोन पेयर नहीं, अपना रेडिकल बना है यहां, और इधर डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या होगा, सिमिलर तरीके से यहां पर इधर और ये जाएगा इधर, ठीक है। तो अब क्या होगा, नया स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे, इस तरीके से बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड पहले का, नया बना है यहां, रेडिकल आया यहां, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब फाइनली यहां पर ये रेडिकल जाएगा यहां, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहां और बन जाएगा हमारा नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और इधर आएगा CH2 पे रेडिकल, ठीक है। तो ये दोनों दिख रहे हैं ना, कुछ सिमिलर। तो ये है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और अब इसका हाइब्रिड भी बना लेते हैं। देखो इस तरीके से बेंजीन रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड जो सब जगह आए हैं, तो ये इस तरीके से, यहां पर CH2 और यहां पे भी आया था डबल बॉन्ड, तो डेल्टा रेडिकल आएगा यहां, डेल्टा रेडिकल आएगा यहां ऑर्थो पर दोनों साइड में, और एक पैरा पर डेल्टा रेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके से है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये बाकी सारे क्या थे, ये थे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स RS, ठीक है।
तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद अब ये खत्म हो गया है, कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरीके से हो सकता है रेजोनेंस में, ये बचा हुआ है, उसके बाद ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपको इतने ज्यादा काम आने वाले हैं, वो तो आपको आगे की हमारी जर्नी में ही समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट करिए इसे फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है मूव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कंडीशन यहां पर है इफ द लोन पेयर एंड द पॉजिटिव चार्ज आर ऑन लोकेटेड ऑन द एडजेसेंट एटम्स। मतलब देखो एग्जांपल बताऊंगा, सब समझ में आएगा, घबराने का नहीं रहे, आराम से पढ़ने का। देखो ओ और यहां पे ओ जी, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर है लोन पेयर्स, होगा क्या, ये लोन पेयर जाएगा यहां, कर देगा इसे स्टेबलाइज, किस तरीके से नया स्ट्रक्चर आएगा, देखो भाई CH3 बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के टकले पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे CH2, बात खत्म, दैट्स इट। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। और कुछ है क्या एग्जाम्पल? हां देखो, यहां पे नाइट्रोजन, ठीक है, और यहां पे CH3 कर देते हैं, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, यहां जो लोन पेयर्स हैं ये इधर जाएंगे, बनाएगा एक नया स्ट्रक्चर, कैसे, यहां नाइट्रोजन, यहां पे CH3, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन के टकले पे आया पॉजिटिव चार्ज। बोलो आसान है? बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जब हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर एडजेसेंट यहां पर एटम्स पे है, तो हम इस लोन पेयर को मूव कर सकते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो भी अनस्टेबल ही है, लेकिन ये मूवमेंट हो सकती है। आगे मैकेनिज्म्स जब हम करेंगे तब यहां पर ये बहुत काम आने वाला है। मूव अ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इफ द लोन पेयर एंड द पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनके एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत है, बहुत आसान है, तो करिए इसे नोट, इसके बाद बढ़ते हैं और आगे। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनमें स्टेबिलिटी का भी हमें मामला देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो एकदम आसान सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स आपको नजर आते हैं, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एकदम आसान। देखिए, relative stability of resonance structures, the following points will help us in making decisions about relative stabilities of the resonance structures. Number 1, the more covalent bonds a structure has, जितने ज्यादा covalent bonds किसी particular structure में होंगे, the more stable it is, उतना ही ज्यादा वो stable हो जाएगा। क्यों? Because forming of a covalent bond lowers the energy of the atoms. कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से जो एटम्स की एनर्जी है ये थोड़ी कम हो जाती है, और कम एनर्जी में सारी चीजें स्टेबल हो जाएगी। बहुत ज्यादा एनर्जी है तो अनस्टेबिलिटी होती है, कम एनर्जी है, ठीक ठाक एनर्जी है तो चीजें स्टेबल होती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल है ना, हमारा तो राइट है एग्जांपल। चलो देखो भाई, एग्जांपल हमारे सामने है, ये यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, होगा क्या अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है, इस डबल को बॉन्ड को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो। देखो राइट, यहां पे आया नया डबल बॉन्ड, यहां पे आया दूसरा नया डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब मुझे बताइए कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास में है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और एक स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज है। यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, लेकिन यहां पे चार्ज है, और इस चार्ज के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, ये उतना स्टेबल नहीं होता। तो इन दोनों में से अगर देखेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब इससे एक बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई, यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे CH2। ठीक है,
अब देखो भाई होगा क्या, ये डबल बॉन्ड होगा यहां शिफ्ट, यस और नो, बिल्कुल। ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर कार्बन पे दे देगा, ऐसे ही होगा ना जी हाँ। तो नया यहां पर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, तो यहां पर होगा CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर जो कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए थे कार्बन के साथ, उसमें से एक बॉन्ड टूटकर यहां चला गया है, तो यहां पर कमी हो गई है बॉन्ड की, तो यहां पर आएगा CH डबल बॉन्ड, यहां पे CH, यहां पे बॉन्ड आएगा CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो 2 बॉन्ड यहां पे कार्बन के साथ बनाया, हाइड्रोजन ने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल यहां पर कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहां पे 11 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। 11 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। यहां पर देखें तो यहां पर कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, 10 कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब क्योंकि यहां पर 11 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं और हमें पता है कि जितने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स उतना आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे 11 कोवैलेंट बॉन्ड्स है तो ये लेस एनर्जी है, इसमें लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी, और यहां पे मोर एनर्जी क्योंकि 10 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं और साथ ही में यहां पे चार्ज भी है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा है। तो अब एनर्जी ज्यादा है तो यहां पर ये होगा अनस्टेबल, और क्योंकि यहां पे एनर्जी कम है, और कम एनर्जी क्यों है, क्योंकि ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा स्टेबल, या फिर आप कह सकते हैं लेस स्टेबल मोर स्टेबल, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल। तो इस तरीके से हम लोग जज करते हैं कि कोई भी गिवन पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। नो डाउट और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर है हमारे पास में बेंजीन रिंग इस तरीके से, और यहां पर है ये बॉन्ड, क्लियर है। अब ट्रांसफर करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये देखो ये आएगा यहां, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा इस कार्बन पे, तो नया स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से बनेगा, ये रही हमारे पास में हमारी बेंजीन रिंग, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड जो पहले थे वैसे के वैसे, यहां पे बना है नया डबल बॉन्ड और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यस समझ में आया, ओके। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा यहां, ये बॉन्ड टूटकर यहां पर, क्लियर बात है। अब क्या बनेगा, नया स्ट्रक्चर, ये हमारी बेंजीन रिंग, और नया डबल बॉन्ड बना यहां, उसके बाद एक यहां नेगेटिव चार्ज आया यहां, और डबल बॉन्ड, और ये, क्लियर बात है, कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलो इस तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये फिर से जाएगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड टूटकर कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नया यहां पर स्ट्रक्चर किस तरीके से है, बेंजीन रिंग, क्लियर है, यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे नया बना इधर, और अभी अभी बना एक नया डबल बॉन्ड, नहीं अभी तो नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज यहां, और डबल बॉन्ड यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा किधर, ये जाएगा इधर, और यहां से ध्यान देना है ये डबल बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब नया हमारे पास में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सब कहानी बताने के पीछे मेरा एक मेव रीजन है, क्या बताता हूं, बन गया, यस ओके। इन दोनों को देखो, बस यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं, राइट। तो यहां से लेके यहां तक इन चारों में यदि मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड्स अगर देखा जाए तो किस में मौजूद है, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स हमारे इस स्ट्रक्चर नंबर 1 में मौजूद है। कितने, जितने भी है, मोर कोवैलेंट बॉन्ड्स लिख देते हैं, आप काउंट करके देख लीजिए, मोर कोवैलेंट बॉन्ड्स, चलो मैं काउंट करके देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो टोटल 20 यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। यहां लिख देता हूं भाई 20 है लगभग, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं कुछ मिस हो गया हो तो, लेकिन लगभग इतने 20 कोवैलेंट बॉन्ड्स यहां पे है। अब आप इनमें सर्च करके देखिए 1, 2, 3, तो इनमें आपको इतने सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स नजर नहीं आएंगे। अब क्योंकि यहां पे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये एनर्जेटिक होगा और मोर स्टेबल होगा। लेस एनर्जी यहां पे है और इसी कारण यहां पे ये मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिसमें ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उसमें एनर्जी होती है कम, और अगर एनर्जी है कम तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है। ये तो हम सबको पता है, राइट? तो आई होप ये चीज आपके खोपड़िया में एकदम बढ़िया से घुस चुकी होगी, और अगर हां तो फटाफट इसे कॉपी करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कोई भी पर्टिकुलर एटम स्टेबल कब होता है? वो स्टेबल तब होता है जब उसके आसपास जो मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करिए ये फलाना ढिमकाना एक कोई ए यहां पर एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, राइट, और ये इसके आउटर मोस्ट शेल है। तो यहां पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल, अगर नहीं तो अनस्टेबल। तो क्या ये कंपाउंड्स में भी होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर लेता हूं CH3 बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर है CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, राइट, ओके। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बोलो ये क्या करेगा? इस लोन पेयर को इस पर्टिकुलर बॉन्ड में पुट कर देगा। अब क्या होगा? अब यहां पर आपके पास CH3 बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर जा चुके, यहां पर डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बचा हुआ, और यहां पे है CH2। क्लियर है? अब काउंट करिए यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये 2 बॉन्ड के साथ बनाए हुए 4 और 4 यहां पर इन लोन पेयर के फॉर्म में, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट है? जी हां। यहां पर काउंट करिए, कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल मिलाकर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। यहां पर आ जाइए, यहां देखिए, यहां पर ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ 1 और 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है? जी हां। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर इस कार्बन में, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद है। उसके बाद इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, तो यहां पर 4 और यहां पर 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी नजर आ रही है, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। रही बात इस कार्बन की, तो यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हर एक एटम का जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो इसी वजह से ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो हम लोग लिख देंगे कि यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके सारे जितने भी एटम्स हैं इन्होंने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, तो ये एक स्टेबल है। तो और यहां पर देखिए तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे, राइट? क्या कहा है इन्होंने? स्ट्रक्चर्स इन विच ऑल द एटम्स हैव कंप्लीट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस शेल है मतलब कि आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, आर हाईली स्टेबल एंड मेक लार्ज कंट्रीब्यूशन टू द हाइब्रिड। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन ये करते हैं और ज्यादा स्टेबल ये होते हैं। आसान है? ठीक है, तो करिए भाई फटाफट नोट, और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए देखिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं भाई। देखिए
यहां पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, और CH3 यहां पे लगा है ये एक नाइट्रोजन को, और यहां पे है CH3, यहां लगा है ये एक CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या, यहां पे नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है, बोलो ये लोन पेयर जाएंगे यहां, यस और नो, ठीक है। तो जैसे ही ये लोन पेयर यहां पर जाते हैं तो अब आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज CH3, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे CH3 और यहां पर है CH2। कुछ इस तरीके से होगा। नाइट्रोजन के टकले पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, जी हां। चलिए काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 4, 2 लोन पेयर्स यहां पर है, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6, और यहां पर टोटल हो गए 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी है। लेकिन अगर इस कार्बन की हम बात करें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाया यहां पर हाइड्रोजन के साथ, तो मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स ही यहां पर है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका कंप्लीट है, राइट। अब जैसे ही ये लोन पेयर बॉन्डिंग में चले जाते हैं, जैसे ही ये लोन पेयर बॉन्डिंग में चले जाते हैं, आप काउंट करिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, टोटल नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी। अब इस कार्बन की बात करें तो यहां पर 4 इस हाइड्रोजन के साथ में है, राइट, और 4 यहां पर नाइट्रोजन के साथ में शेयर किए हुए हैं, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो इधर यहां पर इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इस कारणवश ये एक अनस्टेबल या फिर हम कहेंगे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर इसका है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्लियर है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्या है, मोर स्टेबल। क्यों है भाई मोर स्टेबल, क्योंकि क्या रीजन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका, सारे एटम्स का, ठीक है। तो सारे एटम्स का यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये एक मोर स्टेबल कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। और ये वाला लेस स्टेबल है। क्यों भाई, क्या रीजन है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकंप्लीट है, और यहां पर ऑक्टेट इसका क्या है, कंप्लीट है, इस कारण ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। बहुत आसान है, यहां पे आपको बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर काउंट करने हैं, 8 होने चाहिए, अगर 8 है तो वो स्टेबल है, नहीं है तो अनस्टेबल है, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। तो करिए भाई इसे फटाफट नोट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चार्ज सेपरेशन से क्या स्टेबिलिटी पे असर आता है। तो जी हां, अगर चार्ज सेपरेशन हो जाए, मतलब एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव है, तो उस कारण जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर और वो अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यही चीज इन्होंने कही है। देखो, चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। देखो इन्होंने सबसे पहले ही बता दिया, चार्ज सेपरेशन जो होता है ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। सेपरेटिंग द अपोजिट चार्जेस रिक्वायर्स एनर्जी। जो अपोजिट चार्जेस हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। Therefore, the structures in which the opposite charge are separated have great energy than those that have no charge separation. जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है उसमें एनर्जी कम होगी, और जिसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल यहां पर है, हमारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे CH बॉन्ड, यहां पर है Cl। होगा क्या, ये जो क्लोरीन है ये अपने लोन पेयर्स को यहां पर ट्रांसफर करेगा। जैसे ही ये अपने लोन पेयर्स को यहां पर ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड टूटकर यहां पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, देखो भाई, यहां पे आएगा CH2, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH, यहां डबल बॉन्ड, और वो भी क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन क्योंकि मात्र एक बॉन्ड बनाता है, यहां पे 2 बॉन्ड बना दिए, तो उसके माथे पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन यहां पे हो गया। अब चार्ज सेपरेशन यहां पर हो गया तो यहां पर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी।
अब अगर एनर्जी ज्यादा है तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन अगर यहां पे बात करें तो यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है तो एनर्जी यहां पर होगी कम और इस वजह से जो स्टेबिलिटी होगी ये होगी ज्यादा। क्या बात समझ में आ गई? एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां पे एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से यह मामला यहां पर होता है। एक और एग्जांपल देखें भाई, देखो यहां पर है हमारे पास NH2 और इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है। तो लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के टकले पर ये जाएगा यहां से ये बॉन्ड टूटकर इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। देखो भाई सेकंड यहां पर क्या बनेगा, देखो ये नाइट्रोजन NH2 अब इसने बना लिया डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ गया है यहां पर। क्या बात समझ में आ गई? अब नाइट्रोजन ने यहां पर कितने बॉन्ड्स बना लिए हैं, 4। कितने बनाता है, 3। तो क्या स्टेबल है? नहीं। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ये होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां भेजेगा और डबल बॉन्ड टूटकर कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा ये, देखो भाई इस तरीके से बनेगा और यहां पे होगा NH2 विद अ डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज और नया डबल बॉन्ड कहां बना, यहां बना और इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो भाई चार्ज सेपरेशन है यहां पर भी चार्ज सेपरेशन है लेकिन इतना दूर नहीं है जितना ये है, ये ज्यादा दूर है, मतलब इसमें और ज्यादा एनर्जी है। अगर हम यहां पर 1 2 3 नंबर इसे दे दें, 1 यह है सेकेंड स्ट्रक्चर, तो यह है थर्ड स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे यदि हम लोग एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पे है थर्ड में। क्यों? क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा सेपरेटेड है, एक उस तरफ है तो एक इस तरफ है। उसके बाद आता है सेकंड में, चार्ज यहां पे भी है, सेपरेटेड है लेकिन आसपास है थोड़ा, तो इतनी एनर्जी वहां पे नहीं है जितनी की थर्ड में है। और उसके बाद सबसे कम एनर्जी है हमारे फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में। यह बात हो गई एनर्जी की। लेकिन अगर बात हम लोग स्टेबिलिटी की करें, जो कि हम यहां पर सिर्फ स्टेबिलिटी के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं, तो यह देखना भी बहुत जरूरी है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो नंबर 1 इज द मोस्ट स्टेबल, उसके बाद आएगा नंबर 2 और उसके बाद आएगा नंबर 3। क्लियर बात है? तो यह है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यह है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यह है एनर्जी का ऑर्डर, यह है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है क्योंकि इसमें चार्ज को सेपरेशन नहीं हुआ है, यहां पर चार्ज का सेपरेशन हुआ है, काफी दूर है इसीलिए सबसे ज्यादा एनर्जी। यहां पर चार्ज का सेपरेशन हुआ है लेकिन पास है, इसीलिए इससे थोड़ी कम एनर्जी यहां पे होती है, लेकिन अनस्टेबल तो ये भी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप बताएंगे कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है जब बात आती है यहां पर चार्ज सेपरेशन की। ऑक्टेट वाला हमने देखा, चार्ज सेपरेशन हमने देखा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हमने देखा, ये 3 चीजें हमने देखी। जब हमें बताना है कि भैया कौन सा वाला आपका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये तीनों कंडीशंस आपने वहां पर काउंट करनी है और उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप आपको ये बात एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस रही है, और अगर हां तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ यहां पर एक मैकेनिज्म बताना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा कि वो सही है या फिर नहीं। देखो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहां पर है N, यहां पर लगा है CH3 और यहां पे लगा है CH3, ठीक है, और यहां पर भी मैंने लगाया है CH3 और यहां पर भी मैंने लगाया है CH3, यहां पे बेंजीन रिंग ऐसी की ऐसी, राइट। लोन पेयर अभी भी यहां पर नाइट्रोजन पे मौजूद है, तो क्या यहां पे रेजोनेंस होगा? देखो अगर होगा तो इस तरीके से ही होगा, राइट। यहां से ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा नया कंपाउंड हमारा? देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा विथ यहां पर CH3, यहां पे होगा नाइट्रोजन, यहां पे CH3 और यहां पर भी CH3, यहां पे होगा CH3, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे बना नया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, राइट। उसके बाद ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, नया कंपाउंड देखो
ये हमारे पास में है बेंजीन रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, यहां एक CH3, यहां एक CH3, यहां एक CH3, यहां एक CH3 और इधर डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के टकले पर पॉजिटिव चार्ज। राइट, ओके, वेरी गुड, राइट है, ओके, राइट है। देखो उसके बाद यहां पे है बेंजीन रिंग, अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, यहां से ये जाएगा यहां। अब देखिए यहां पर बन गया एक डबल बॉन्ड, यहां पे दूसरा डबल बॉन्ड, यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे एक CH3, यहां पे एक CH3, यहां पे एक CH3, यहां पे एक CH3। ठीक है, अब क्या होगा, नाइट्रोजन के टकले पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये इधर जाएगा, इसे स्टेबलाइज करेगा ये फिर से, और उसके बाद बन जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड नया। यहां पर बेंजीन रिंग, अब इसमें एरोमेटिसिटी आ चुकी है, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3। तो इस तरीके से रेजोनेंस होना चाहिए था। राइट, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर चीज हमने की है ये एकदम गलत। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं, अच्छा बड़ा लिखना पड़ेगा ये तो, इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग यहां पर गलती ना करें। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भैया याद रखना, भूल ना जाना। ठीक है सजनवा, ऐसा नहीं होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐसा क्यों नहीं होता है, अभी तक तो आप यही बता रहे थे हमें, क्या आप हमें गुमराह कर रहे थे? नहीं, तो क्या हुआ ये, क्या फालतूगिरी है ये? भैया ऐसा नहीं होता है, मैं बताता हूं क्यों। देखो अब देखिए, ध्यान देना है यहां पर एक चीज आती है हमारे यहां केमिस्ट्री में, रेजोनेंस में, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है भाई, युवराज सर का इफेक्ट है क्या? नहीं, सर इफेक्ट इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, द सर इफेक्ट। अच्छा क्या है भाई ये इफेक्ट? देखो अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके से यहां पर एक कंपाउंड है और यहां पर NH है, अच्छा यहां पर CH3 है 2 और इस तरीके से कंपाउंड है। राइट, बिल्कुल सही है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि इधर यदि लोन पेयर है तो ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, और फिर आपका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा इस तरीके से, बेंजीन रिंग, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे नाइट्रोजन, यहां CH3, यहां CH3 डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां पर यह चीज पॉसिबल है। मैं क्या कह रहा हूं आपको पता चलेगा अभी, मैं क्या कह रहा हूं आपको पता चलेगा कि यह चीज पॉसिबल क्यों है। अब हमारे पास जो यहां पर ये बेंजीन है और ये जो नाइट्रोजन है, ये पूरा का पूरा, मैं आपको यहां पर मार्क कर देता हूं भाई, देखो ये पूरा का पूरा, ये चीज, ये इतना पूरा, ये एक प्लेन में मौजूद है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक प्लेन में मौजूद है, दिस इज वन प्लेन, ये एक प्लेन में है। और जब आपका नाइट्रोजन और बाकी जहां पर जो कार्बन है, जहां पर आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक ही प्लेन में है, तभी ये ट्रैवल करेंगे, वरना ये ट्रैवल नहीं करेंगे। लोन पेयर रेजोनेट नहीं होंगे अगर आपके नाइट्रोजन और आपका कार्बन ये अलग अलग प्लेन में है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये एक प्लेन में है, तो यहां पे क्या हो गया था भाई, यहां पे क्या दिक्कत थी? ध्यान दो, यहां पर CH3 था, यहां CH3 था, यहां CH3, यहां CH3, इनके वजह से क्या होता है, इनके वजह से कुछ स्टेरिक हिंडरेंस यहां पे हो जाता है। देखो भाई, स्टेरिक हिंडरेंस होता है और इस स्टेरिक हिंडरेंस के कारण यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर CH3, यहां पर CH3, जब इस ऑर्थो पोजीशन पे, ये दो ऑर्थो पोजीशंस पे कुछ ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसे 1 दे दे तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6, तो 2
एंड 6 ये नंबर ऑफ कार्बन पे यदि सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं तो यहां पर होता यह है कि ये जो नाइट्रोजन है ये ऐसा रोटेट हो जाता है। क्यों? स्टेबिलिटी के कारण। स्टेबिलिटी के कारण भाई, स्टेबल होने के लिए इन दोनों के बीच में यहां पर स्टेरिक हिंडरेंस होने लगता है। क्या है ये? स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक हिंडरेंस होता है और इस स्टेरिक हिंडरेंस के कारण ये जो नाइट्रोजन है और ये जो कार्बन है जो पहले एक प्लेन में होने चाहिए थे ये प्लेन चेंज कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो प्लेन चेंज होने के बाद ये चीजें जो है ये एक प्लेन में है और इसके अलावा ये वाली जो चीज है मतलब ये CH3 नाइट्रोजन और ये दूसरे प्लेन में है। ये दोनों अलग अलग प्लेन में अब है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंडरेंस हुआ और स्टेरिक हिंडरेंस के कारण अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये आपस में रोटेट हो गए और रोटेट होने के बाद इनका प्लेन चेंज हो गया। अब क्योंकि प्लेन चेंज हो गया है तो क्या यहां पर जो लोन पेयर्स हैं ये लोन पेयर्स यहां जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये लोन पेयर्स यहां पर नहीं जा पाएंगे, इस कारण यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका है SIR, दी सर इफेक्ट। इस कारणवश यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाता है। क्या बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल ऐसा कुछ देख लेते हैं भाई। बताइए क्या यहां पे होगा? सर इफेक्ट यहां पे भी आएगा। SIR, सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये इफेक्ट इसे कहते हैं। ये भी है सर इफेक्ट भाई यहां पर। तो आई होप आपको ये इफेक्ट क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ और उसके होने के बाद क्या परिणाम थे ये समझ में आ चुका होगा। क्योंकि यहां पर प्लेन चेंज हो जाता है और अगर प्लेन चेंज हो जाए तो जो लोन पेयर्स हैं ये रेजोनेट नहीं होते, ये आगे नहीं बढ़ते, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे नहीं जाते, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं करते अगर प्लेन चेंज हो जाए तो। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, एक ही प्लेन में है तो यहां से ट्रैवल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से एक प्लेन अलग और दूसरा प्लेन अलग इमेजिन करके देखिए तो ये यहां पर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी तो बात आ रही होगी समझ में, है ना? तो चलिए फटाफट से इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको यहां पर दो कटायंस ड्रॉ करके दूंगा और आप मुझे बताएंगे कि उन दोनों कटायंस में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों, और कौन सा अनस्टेबल है और क्यों। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं खुद आपके आंसर्स वहां पे चेक करूंगा। ठीक है, तो हम लोग बना रहे हैं कटायन नंबर 1, इसे मैं A नाम दे रहा हूं। ध्यान देना है, बाद में नाम देते हैं, पहले बना लेते हैं भाई। ये देखो, ये बेंजीन रिंग और आपका कंपाउंड है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, ये है A, ठीक है, और B यहां पे मैं बना रहा हूं। ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग को भी इस तरीके से लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है ना मुर्गी के पैर है, तो मुर्गी के पैर ये नहीं है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से A एंड B। अब आपने कहा था कटायन है सर, तो कटायन तो कहां है? ये रहा कटायन। ठीक है, तो आपको बताना है कि A और B में से कौन सा कटायन स्टेबल है और क्यों, क्यों स्टेबल है, और कौन सा कटायन, ये पहला क्वेश्चन है भाई। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा कटायन
अनस्टेबल है, जाहिर सी बात है, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल ही होगा, लेकिन मुझे आपको पूछना है कि क्यों अनस्टेबल है। आप मुझे बताइए कि क्यों अनस्टेबल है। ठीक है, यहां पे एंड लिख देता हूं, ठीक है। कौन सा कैटायन स्टेबल है, कौन सा कैटायन अनस्टेबल है और क्यों है, यह भी आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स के अंदर चमचमाता सबका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और अगले सेशन में जो बढ़िया से आंसर देंगे उनके नाम मैं यहां पर लेने वाला हूं, ठीक है। जो भी बढ़िया से आंसर देंगे उनके नाम मैं यहां पर सेशन में लेने वाला हूं, बोर्ड पे लिखने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि भर भर के आप इनके आंसर दें, तो है ना। चलो ठीक है, करो भाई सॉल्व, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है भाई? मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब होता है, इट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तब ये होता है। तो बेसिकली यहां पर क्या ये कहना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कि CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे है CH3, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस तरीके से होगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पोलर है? नहीं, ये पोलर नहीं है, ये है नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है। यहां पे क्या आपको चार्जेस दिख रहे हैं? नहीं, ये नॉन पोलर है। तो यहां से ये बॉन्ड जाएगा यहां, जैसे यहां से बॉन्ड जाएगा यहां, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन के टकले पर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए। तो अब हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो होगा कुछ इस तरीके से, CH2, यहां पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड, यहां पे आएगा CH बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, अब O पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे रहेगा CH3। अब मुझे बताइए, क्या ये एक पोलर बॉन्ड है? जी हां, ये एक पोलर बॉन्ड नहीं, सॉरी कंपाउंड, ये है एक पोलर कंपाउंड, राइट। एक है पोलर कंपाउंड बना, एक है नॉन पोलर कंपाउंड। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ट्रांसफर हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक परमानेंट ट्रांसफर यहां पे हो चुका है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वो स्टेबल है, यहां पर इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार फिर पढ़ लो, द मेसोमेरिक इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कि रेजोनेंस हो रहा है इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बात समझ में आ रही है? फटाफट इस एग्जांपल को लिखो, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखो भाई, क्लोरोबेंजीन का होगा इस तरीके से, हमारे पास है बेंजीन रिंग और यहां पे है Cl। क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर्स, होगा क्या, ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, क्या बनेगा, नया स्ट्रक्चर। यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड Cl, Cl पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। बोलो यार, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहां पर पोलर बॉन्ड बनना अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, बन गया हमारा एक नया स्ट्रक्चर। मतलब कि यहां डबल बॉन्ड और यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड Cl, जिस पे होगा एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। फिर ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, यहां से ये जाएगा यहां, हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर। देखो भाई, यहां पे है बेंजीन रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज के साथ, नया डबल बॉन्ड कहां बना, यहां पर और इधर है नेगेटिव चार्ज। फिर ये जाएगा यहां, यहां से यहां, अब एक स्ट्रक्चर हमारे पास फाइनली तैयार हो चुका है। यह है बेंजीन रिंग और यहां पे स्ट्रक्चर, यहां पे हमारे पास में डबल बॉन्ड्स बने हैं नए और यहां पर है Cl, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर कोई चार्ज सेपरेशन है? नहीं है। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये क्या है, ये एक नॉन पोलर, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। और ये यहां पर जो 1 2 3 तीनों है, ये क्या है, ये एक पोलर कंपाउंड्स है, ये पोलर कंपाउंड्स है। क्या यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है? जी हां, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट इसे नोट करिए और इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट के कोई टाइप्स है या फिर नहीं। चलिए करिए नोट। ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, ये होते हैं एक्चुअली दो टाइप्स के। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। एक होता है +m और एक होता है -m।
पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम तब होता है जब जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, अगर मैं यहां पे कार्बन ले लूं, यहां पे कार्बन ले लूं, राइट, जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो एटम से दूर हो रहा है, तब हम इसे पॉजिटिव क्या कहेंगे, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और अगर ये एटम के करीब हो रहा है, मतलब पास आ रहा है, एटम के करीबिया बढ़ा रहा है ठीक है, तो क्या होगा, तो इसे हम निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से, राइट, ये होगा निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं भाई मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो फटाफट इसे नोट करिए, दो टाइप्स के हैं, और किस तरीके से आप इन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, तो नोट करिए फटाफट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये प्लस एम और प्लस आर यानी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस का इफेक्ट जो होता है ये लगभग सेम ही होता है, तो इसे हम एक ही में कंसिडर करते हैं। Basically, the groups which donate electron to a conjugated system by resonance is known as plus M groups. एक ऐसे ग्रुप, अब बात यहां पे ग्रुप्स की हो रही है, ऐसे ग्रुप्स जो कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, ये क्या लिखा है, द ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम राइट बाय रेजोनेंस इज नोन एज प्लस एम ग्रुप्स। ग्रुप्स और एटम्स विच कंटेन ईदर नेगेटिव चार्ज, अब ये कौन से ग्रुप्स होंगे, या तो इनके पास नेगेटिव चार्ज, अब ऑब्वियसली बात है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं इसीलिए तो वो डोनेट कर पा रहे हैं, राइट। अब देखिए यहां पे इधर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर यहां पे लोन पेयर होगा, ऐसे ग्रुप्स यहां पर प्लस एम ग्रुप्स कहलाएंगे या फिर प्लस आर ग्रुप्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं NH2, अच्छा ये तो बाद में आएगा, पहले आएगा N, यहां पे आएगा CH3 और यहां पे आएगा CH3, ठीक है। सबसे ज्यादा डोनेशन क्यों, क्योंकि ये देखो भाई लोन पेयर है, यहां पे डोनेट भी हो रहे हैं, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, ये क्या है, ये पॉजिटिव प्लस एम वाले जो ग्रुप्स हैं उनका ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में NH और यहां पे CH3, राइट, यहां पे है लोन पेयर। उसके बाद में आता है आपका NH2, ओके। और देखें तो यहां पर आता है O नेगेटिव, इसके बाद आएगा यहां पर OCH3 कुछ इस तरीके से, और लास्ट में आता है यहां पर अपना OH, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्लस एम ग्रुप ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो यहां पर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, क्लियर बात है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या है प्लस एम और प्लस आर ग्रुप्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होते हैं माइनस एम और माइनस आर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ग्रुप्स विच डोनेट, ऐसे ग्रुप्स जो डोनेट करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम कहते हैं प्लस एम ग्रुप्स या फिर आप प्लस आर भी कह सकते हैं। और ग्रुप्स और एटम्स विच कंटेन ईदर, ये कौन होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स या एटम्स जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो लोन पेयर्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब भारी मात्रा में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनके पास, तभी वो प्लस एम ग्रुप्स कहलाएंगे, और वो भी तब जब वो डोनेट करेंगे उसे और कॉन्जुगेट सिस्टम के थ्रू डोनेशन होगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है माइनस एम एंड माइनस आर। ये भी बढ़िया तरीके से हमें पढ़ना जरूरी है। द ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा है बिल्कुल, है ना, प्लस एम और प्लस आर का उल्टा है। विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉन्जुगेट सिस्टम बाय रेजोनेंस इज नोन एज द माइनस एम ग्रुप्स, ठीक है। अब पहले हमने देखा प्लस एम, उसमें क्या था, जो डोनेट कर रहे थे वो प्लस एम है। अब जो विड्रॉ कर रहे होंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को, वो होंगे हमारे माइनस एम ग्रुप्स या फिर हम कह सकते हैं माइनस आर, राइट। ग्रुप्स और एटम्स विच कंटेन, अब ये कौन से होंगे, ये होंगे ग्रुप्स और एटम्स विच कंटेन ईदर पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देखो अब, और
those groups in which the central atom is bonded with electronegative atom, या फिर ऐसे ग्रुप्स जिसमें कि सेंट्रल एटम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि है तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा होगा। क्लियर है? बाय मल्टीपल बॉन्ड्स आर माइनस m ग्रुप्स। ठीक है, देखिए एक और बार पढ़ रहा हूं, ग्रुप्स और एटम्स विच कंटेन ईदर पॉजिटिव चार्ज या फिर दोज ग्रुप्स इन विच द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज माइनस m ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो भाई, NO2 है, CN है, बाद में ये पूरी सीरीज जो है ये माइनस m की पावर को दर्शाती है। ठीक है, ये जो भी सीरीज है यार ये आप लोगों को लिख के रखना है अपने पास, जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर इसे लिख कर रखना है। कोशिश करनी होगी थोड़ा सा रट लें, क्योंकि यहां पर कोई इसकी ट्रिक ट्रुक तो है नहीं, तो याद तो करना ही पड़ेगा। और बस तो याद करने का आसान तरीका, लिख लीजिए अपने पेज पर एक, और उस पेज को जहां पे आप पढ़ाई करने बैठते हैं वहां पर लगा लीजिए, और फिर बस उसे रोज सुबह शाम पानी के साथ। ठीक है, चलो ओके, तो फटाफट इसे नोट कर लो, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए वो हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट करने हैं सबके सब आपको अपनी किताब में। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ध्यान से, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इस पे डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में 2-4 कार्बन के बाद वो लगभग निग्लिजिबल हो जा रहा था, राइट? ऐसा यहां पर नहीं है, इस पर डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेजोनेंस होते 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 एक पॉजिटिव चार्ज वहां कश्मीर में और एक पॉजिटिव चार्ज वहां कन्याकुमारी में। ठीक है, प्लस m एंड माइनस m ग्रुप्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेशन, ये हमेशा हमेशा कॉन्जुगेशन में होंगे, राइट? किससे? टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ द बेंजीन रिंग। चाहे वो प्लस m का ग्रुप हो या फिर वो माइनस m का ग्रुप हो, ये हमेशा कॉन्जुगेशन में रहेंगे। किससे? रिंग से। ठीक है, ऑर्थो और मेटा पोजिशन जो है यहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग। दस प्लस m ग्रुप्स विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हमने देखा था, राइट? हमने एनिलीन के बारे में जब पढ़ा था, तो एनिलीन का यहां पर जो NH2 है, ठीक है, ये जब लोन पेयर गया रिंग में तो हमने देखा था डेल्टा नेगेटिव यहां आया, डेल्टा नेगेटिव यहां आया और डेल्टा नेगेटिव यहां आया था, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे बोलबाला था उसका। तो डेल्टा नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ रहे थे? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहे थे किसी भी रिंग के। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं ये NH2 के ऑर्थो में ये है, इसके ऑर्थो में ये है और इसके पैरा में ये है, मतलब ऑर्थो और पैरा पे यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। सिमिलरली जो माइनस m ग्रुप्स होते हैं विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, और इसी सेम तरीके से जो माइनस m ग्रुप्स होते हैं, मतलब अगर मैं यहां पर CH2 पॉजिटिव ऐसा लगा दिया तो ये ऐसे ट्रैवल करेगा। जब ये यहां जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आया, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो जो माइनस m ग्रुप्स है, यानी कि जो विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये कहां से करेंगे? ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही करते हैं। तो ध्यान रखना है आपने, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज भी आता है, पॉजिटिव चार्ज भी आता है, डिपेंड करता है कि माइनस m ग्रुप है या फिर प्लस m ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली माइनस m ग्रुप्स विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। The plus m and minus m groups have no effect on the meta position. इनका कोई काम नहीं होता यहां पर मेटा पर, मेटा से इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हैलोजन द माइनस आई इफेक्ट, यानी कि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारे हैलोजेंस की केस में इज मोर इफेक्टिव दैन दी प्लस m इफेक्ट। ठीक है, ये मात्र हैलोजन की केस में हो रहा है, ये एक्सेप्शन है, इसे मार्क कर लेना है, 5 स्टार रेटिंग दे देना है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ हैलोजन जो माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हैलोजेंस का, ये ज्यादा होता है, मतलब कि ये डोमिनेट कर जाता है वहां पर प्लस m इफेक्ट से। ठीक है, तो ये कुछ अमेजिंग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट के।
एक बार और वापस आपको बता दूं, सबसे पहले हमने देखा कि परमानेंट इफेक्ट है, उसके बाद देखा कि डिस्टेंस पे कुछ लेना देना नहीं इसका, उसके बाद हमने देखा चाहे वो प्लस एम हो या फिर माइनस एम हो, इलेक्ट्रॉन्स देने की बात हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेने की बात हो, तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही किसी भी बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये डोमिनेंट है इंडक्टिव इफेक्ट से, बस शर्त एक ये है कि अगर हैलोजन वहां पे लगा हुआ होता है तो हैलोजन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हां तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।